यस, वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म करिए, मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्विकली वॉइस कंफर्म करिए मेरी। यस सर, आवाज़ क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो शुरुआत करें आज के इस वीडियो की। उम्मीद है कि आप सभी का ये पहला सेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। और अगर आप पहला सेशन ले रहे हैं, इससे पहले आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है, तो इंट्रोडक्शन या फिर बाकी जो वीडियो एक दिया है मैंने, वो ज़रूर चेक करिएगा। वो इस वीडियो के बाद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट करना ज़रूर है। तो आज हम अपने सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। सिलेबस कैसे चलेगा, इस जर्नी में क्या क्या फेस हमारे साथ रहेंगे, ये सब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो टू द पॉइंट हम आ जाते हैं बिना समय गवाए। आज आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं तो टॉपिक को कैसे कंटिन्यू किया जाता है, समझाने का तरीका या समझाने के लिए पॉइंट हम क्या क्या फोकस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर आपने पीडीएफ नोट्स तो हमें दिया है, पीडीएफ नोट्स को फॉलो करते हुए आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या हमें उसे समझना है, सुनना है, या फिर लिखना भी है? इस सवाल का जवाब भी आज इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो क्या आपको वीडियो में नोट्स बनाने चाहिए, तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा सर बिल्कुल बनाने चाहिए, स्पेशली एज अ कीवर्ड। जैसे आज हम बैच की शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास ब्लैंक पेज होगा, खाली पेज। तो सबसे पहले तो आप डेट मेंशन करिए, जो डेट है वो डेट मेंशन करें, और टॉपिक मेंशन करें कि कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब टॉपिक लिख लिया जाता है, ये स्टूडेंट क्या है भाई? हेलो, बोलिए। टॉपिक का नाम लिखें और शुरुआत कर दें, ठीक है? ये है। और सुनो भाई, आप जैसे, मैं स्पेशली बोलूंगा जो मतलब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कम से कम कीवर्ड तो लिखना ही है। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसको एज अ कीवर्ड तो डालना ही है। अगर कोई डेफिनेशन या पॉइंट आपको नया मिला, या आपको लगे कि आप इसे भूल जाते हैं, तो स्पेशली उसे नोट डाउन करना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आपको पहले से पता है, तो उन्हें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कीवर्ड एज अ हेडिंग जरूर मेंशन करेगा। जैसे अभी मैं बता दूंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आपको याद है कि सिलेबस में सबसे पहली यूनिट हमारी यूनिट 1 है, और यूनिट 1 का नाम कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें हमारे पास दो चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो हार्डवेयर कंसेप्ट की बात करता है, चैप्टर 2 जो सॉफ्टवेयर कंसेप्ट की बात करता है। तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। लेकिन हम चैप्टर 1 पहले उठाएं या चैप्टर 2 पहले उठाएं, उससे उस पर जाने से पहले हमें एक पॉइंट डिस्कस करना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूनिट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम, मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है? अगर आप इस बात का डेफिनेशन जानते हैं, तो फिर आपका ये जो यूनिट है ना,
वो सिंपल होने वाला है और ऐसा कंसेप्ट जो आप ऑलरेडी समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो इसका जवाब भी मैं डिफाइन कर देता हूं। भाई आप मेरी लाइव क्लास देख रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो, पीसी हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर आप मेरी क्लास उस डिवाइस में देख रहे हैं तो इस सवाल के जवाब में आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात सही है, क्योंकि जिस डिवाइस को आप चला रहे हो वही कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या है इस बात की डेफिनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन ब्रीफ एक टर्म जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिससे आगे की जर्नी हमारी डिफाइन होगी। देखो कंप्यूटर जब बोला जाता है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब लोग जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारा कॉम्बिनेशन होता है, कंप्यूटर हमारा कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर कोई पूछे ना कि कंप्यूटर क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत नॉर्मल सा आंसर हो जाएगा, लेकिन उसे और अच्छे से आंसर करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये मैंने क्यों बोला? ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि पहला यूनिट कंप्यूटर सिस्टम है, उसके दो चैप्टर हैं, एक हार्डवेयर की बात करेगा, एक सॉफ्टवेयर की बात करेगा। यानी अगर आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लिया तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों से मिलकर यही बना है। इसीलिए हमें पहले चैप्टर में या पहली यूनिट में हमें ये दोनों कंसेप्ट डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नोट डाउन कैसे करना है, मैं उस पर आ जाता हूं। मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है, ये पीडीएफ है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पीडीएफ मैंने मोस्ट ऑफ तक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ये रहा। अगर आप एज अ मतलब किताबी लैंग्वेज समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं पढ़ देता हूं, जिससे हम लिखने वाले पॉइंट को समझ लेंगे कि ये पैराग्राफ से हमें समराइज करके नोट डाउन क्या करना है। तो पहले पढ़ देता हूं कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और इसे आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए निर्देश को एक सेट के साथ सेट के साथ प्रोसेस करता है। ऐसा माना जाता है कि पहला हमारा कंप्यूटर, जिसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं, चार्ल्स बेबेज जो 1837 में बनाया था। इसमें पंच कार्ड स्टोरेज के रूप में यूज किया था और फादर ऑफ द कंप्यूटर हम इन्हीं साइंटिस्ट को मानते हैं। ये वो थ्योरी पॉइंट है जो किताबी लैंग्वेज हम कई बार सुन चुके हैं, तो मुझे स्पेशली इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा और अपने नोट्स को रिस्क्रॉल करेंगे तो आपको एक पॉइंट जरूर मिलेगा कि जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो वो कौन से बेसिक पार्ट या कंपोनेंट है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं बन सकता। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है, बट अभी प्रेजेंट में ये आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेंगे। यानी कंप्यूटर बनाने के लिए हमें इन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, इनके बिना कंप्यूटर बिल्ड नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट हमारा प्रोसेसर निकल के आ रहा है, फिर मेमोरी है, मदरबोर्ड है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस और हमारी आउटपुट डिवाइस। ये वो कंपोनेंट हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर बिल्ड नहीं होगा। ठीक है ना? इनके क्या काम है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आगे जब कंपोनेंट पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी अगर कोई पढ़ना चाहता तो अपने नोट्स को स्क्रॉल करके पढ़ सकता है। मैंने कल रिकमेंड भी किया था कि टॉपिक में ये पढ़ाऊंगा, तो आपको समय मिले तो पीडीएफ को रीड जरूर कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये पीडीएफ दिखाई दे गया है, तो ये सब कुछ मैंने समझा दिया। लेकिन सवाल माइंड में अभी तक वही है कि सर समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है, इन ब्रीफ कीवर्ड लिखना चाहता है, तो उसे कैसे लिखना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर।
तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। समराइज भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल मैं उसी को लिखने का तरीका डिफाइन करता हूं। सबसे पहला सवाल था व्हाट इज अ कंप्यूटर, क्या है। तो कंप्यूटर के बारे में क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ये पहला पॉइंट है। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि ये रॉ डेटा को तो इनपुट करता है और प्रोसेस करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं और सिंपल कर देता हूं, इसी प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर ये हमारे रॉ डेटा पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो डेटा को स्टोर करेगा, स्टोर के बाद हमें एज अ आउटपुट मिलता है। ये प्रोसेस है हमारे कंप्यूटर में काम करने की। यानी कंप्यूटर को कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया तो उस इंस्ट्रक्शन पे सबसे पहले प्रोसेस, उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज के बाद आउटपुट आता है। ये हमें समझ के चलना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज का यूज करता है। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। और दूसरी बात है कि कंप्यूटर हमारा कैलकुलेशन, मैनेज और रन किसी भी एप्लीकेशन, मतलब कोई एप्लीकेशन अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को रन करना है, या हम किसी एप्लीकेशन को, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी डेटा, जो आपके पास डेटा उसके साथ कैलकुलेशन करनी है, हमें अपने डेटा का मैनेजमेंट करना है या कोई एप्लीकेशन चलाना है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर में आपको अगर लिखने की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ 4 कीवर्ड लिखनी है, इसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कि काफी स्टूडेंट लिखना तो चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ में लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, साथ ही साथ में सिंपल कीवर्ड लिखो। ये जो डेफिनेशन है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्लास के बाद में आप लिख सकते हैं या इस वीडियो को बाद में देखकर आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट साथ साथ में सिर्फ कीवर्ड मेंशन करो। आपका फोकस स्पेशली मतलब जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको सुनने पर होना चाहिए, ना कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा ध्यान लिखने पर होता था, वो दिमाग, वो समय नहीं है प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। सवाल मैं अब आपसे पूछने वाला हूं कि क्या आपको जो आपके नोट्स में दिया गया है उसे कैसे रीड करना है, और उस रीडिंग कंसेप्ट को एज अ कीवर्ड अगर कोई लिखना चाहता है तो कैसे लिखना है, वो आपको समझ में आ गया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्विकली बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, क्योंकि मेरा काम फोकस एक्सप्लेन पे है। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नोट डाउन कैसे करना है। व्हाट इज द कंप्यूटर में लिखना है तो सिर्फ ये 4 की, ऐसे हर एक कंसेप्ट में हम आपको लिखने का तरीका देंगे। तो अगर कोई लिखना चाहता तो लिख भी सकता है। लिखने के फायदे क्या हैं, पहली बात, जब हम किसी वर्ड को नोट डाउन करते हैं तो उसके भूलने के चांसेस कम रह जाते हैं, मतलब कम भूलते हैं। दूसरी बात कि जब हम लिखते हैं तो इन केस अगर किसी कंसेप्ट के क्वेश्चन गलत होते जो हमने नोट डाउन किया है, तो हमें रिवीजन या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसको एनालाइज करने में काफी मदद मिलती है अगर आप लिखेंगे तो। वेद अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, व्हाट इज द कंप्यूटर में चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट है हमारा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, या फिर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर से क्या क्या कार्य है जो हम कर सकते हैं, या कंप्यूटर का यूज करके
क्या बेनिफिट्स हैं या क्या फायदे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में सिंगल एक फायदा मैं हर एक स्टूडेंट से जानना चाहता हूं। भाई आज आप कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, कोई भी डिवाइस, तो उसके यूज का कोई तो बेनिफिट आपको लगा होगा। वो बेनिफिट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हर एक स्टूडेंट से चाहिए। हर एक स्टूडेंट से मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आज आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर का क्या फायदा है, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। सर समय की बचत होती है यानी स्पीड ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे काम घर से ही कर सकते हैं सौरभ जी, बहुत सही बात है। वेरी गुड। और बताएं। डिजिटल वर्क मैनेज करना बहुत आसान है, गलती होने की संभावना कम है, कुसमित मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एक्सेस आसान और फास्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर के प्रयोग से हम समय की बचत कर सकते हैं सर, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग और ऑटोमेशन किया जा सकता है, बहुत अच्छा है। ललित कह रहे हैं डेटा मैनेज किया जा सकता है, ये सही बात है क्योंकि फ्यूचर में डेटा हम आगे सेव कर सकते हैं। यस, कंप्यूटर से गलती नहीं होती पवन। चलिए, तो मुझे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है भाई। हमें किसी लोकेशन पे जाना है, हमें उसका रास्ता नहीं पता, कंप्यूटर हमारी मदद करेगा। पहली बार 2017 में मैंने वृंदावन देखा नहीं था, स्पेशली गोवर्धन बरसाना ये सब नहीं देखा था। और पहली बार मैंने साइकिल से यात्रा करी थी ग्वालियर से, तो हमें वो रास्ते नहीं पता थे जो साइकिल या मोटरसाइकिल वाले थे। नॉर्मल रास्ते सबको पता है, तो वो हमारे जो रास्ते जो वहाँ के लोकल व्यक्तियों को पता थे, उसको बताने के लिए गूगल ने हमारी मदद करी। तो ये भी एक कंप्यूटर का पॉपुलर एग्जाम्पल या फंक्शन मान सकते हैं हम लोग, जो हमारे काम को आसान कर दे, किसी भी वे में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिकली था तो इसे नोट डाउन नहीं करेंगे या इसे स्पेशली नहीं मानेंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा ये मेन है। पहला पॉइंट तो व्हाट इज अ कंप्यूटर जो हमने नोट डाउन किया। दूसरा ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। भाई हमने कंप्यूटर के कार्य फंक्शंस बताए, तो उन फंक्शंस को अगर मैं एज अ कीवर्ड ले जाना चाहूँ, एज अ नोट डाउन की मतलब स्थिति में ले जाना चाहूँ, तो उनके लिए हमें विशेषताएं जाननी है। जितनी भी आप फंक्शन बता रहे हैं वो विशेषता की कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। अब एक काम है, जब हम कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषता तो कई होती हैं, लेकिन तीन विशेषताएं ऐसी हैं जो आपको आती हो तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना जरूर है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यानी मैंने जो नोट्स बनाने का तरीका दिया है उस तरीके में दूसरे पॉइंट में, जिसे हम कैरेक्टरिस्ट यानी विशेषताएं ऑफ अ कंप्यूटर कह रहे हैं, उसमें आपको कोई विशेषता लिखे या न लिखे ये तीन जरूर नोट डाउन करनी है। एज अ हेडिंग तो सभी लिख लेना, लेकिन इन तीनों जो मैं अभी बताऊंगा उनके बारे में तो आपको कंप्लीट लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी विशेषता में कंफ्यूज नहीं होता है, सिर्फ इन तीनों में होता, कौन सी है उस पर आता हूं। लेकिन उससे पहले हम एक एक कर सभी उन विशेषताओं की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए हेडिंग से ही डेफिनेशन दे जाती हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्पीड। आपने बोला था, अभी आपसे मैंने जब कंप्यूटर के फंक्शंस की बात करी तब आपने बोला था
कि सर हमारा कंप्यूटर का बेनिफिट ये है कि कंप्यूटर हमारी समय की बचत करता है। तो क्यों करता है, रीजन क्या है? क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करने यानी प्रति सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी लाखों इंस्ट्रक्शन दिए उनको एज अ आउटपुट हमारा कंप्यूटर विद इन सेकेंड दे सकता है। इसीलिए कंप्यूटर हमारे समय की बचत करता है। समय की बचत को डिफाइन करने के लिए स्पीड मीन टर्म माना जाता है, तभी वो हमारे समय की बचत को डिफाइन करता है। दूसरा विशेषता ये है कि कंप्यूटर में एक्यूरेसी 100% होती है। कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी है ना वो 100% यानी सटीकता, यानी कंप्यूटर में कभी गलती नहीं होती है। बट शर्त है कि अगर आपने डेटा गलत दिया है तो ही आपको रिजल्ट गलत मिलेगा, अदरवाइज लिखा भी है यानी बिना किसी गलती के रिजल्ट देते हैं। उनकी जो एक्यूरेसी है पूरी तरीके से दिए गए इनपुट डेटा पर निर्भर करती है। यानी जैसा डेटा यानी जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट मिलेगा। जिसे अगर इंग्लिश में बोला जाए, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। एक बार पूछा गया था कि कंप्यूटर में गार्बेज इन और गार्बेज आउट का मतलब क्या है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% होती है। अगर आपने कचरा इन कराया तो कचरा ही आपको आउटपुट मिलेगा, यानी जैसा डेटा वैसा आउटपुट। ऐसा नहीं है कि डेटा आपने सही दिया रिजल्ट गलत आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए कंप्यूटर की एक्यूरेसी हम 100% मानते हैं। तो कुछ लिखें या ना लिखें, गार्बेज इन गार्बेज आउट जरूर लिख लीजिएगा। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पर, स्टोरेज एंड मेमोरी। जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि डेटा को मैनेज किया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में स्टोर करने की क्षमता है। कंप्यूटर में मेमोरी लगी है जो हमारे डेटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकती है। यानी डेटा को हम लोग हाईली रिट्राइबल तरीके से स्टोर करने के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइस जिसे हम कह रहे हैं। तो स्टोरेज हमारी एक विशेषता हो जाती है। अगली विशेषता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि कंप्यूटर बिना किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन से काम कर सकता है। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें ह्यूमन की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पे कंप्यूटर यूज किया जाता है, बिना किसी ह्यूमन के काम करता है। यानी ऑटोमेटिक तरीके से एक बार प्रोग्राम कर दिया तो फिर वो अपना फंक्शन प्रॉपर करता रहेगा। अगर आप कोई ऑटोमेशन का एग्जांपल दे सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अब एक लास्ट ऐसी विशेषता है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, नो आईक्यू या फिर नो फीलिंग। नो आईक्यू का मतलब होता है कि कंप्यूटर में खुद की बुद्धि नहीं है, यानी खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा पर ही निर्भर करता है। जैसा डेटा उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। यानी ये खुद का दिमाग नहीं लगाता। जिस प्रकार से इंसान इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आउटपुट दे देगा। जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को कोई वर्क दिया तो हम अपना उसी धैर्य से काम नहीं करेंगे, उसमें खुद का दिमाग लगा के प्रोसेस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, सपोज दैट आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे बिजली डिपार्टमेंट में आपका काम बिजली का बिल भरना है, ठीक है। लाइन लगी हुई है बिजली भरने वालों की, कोई व्यक्ति आया, भाई आएगा वो बिल भरेगा आप, लेकिन उसी लाइन में कोई आपका रिश्तेदार आ जाए, कोई आपका परिचित आ जाए, तो वो लाइन खत्म, उसका पीछे बैक में बुला के उसका बिल भर देंगे। दिस इज अ ह्यूमन आईक्यू, यानी हमारा ये इंटेलिजेंस है कि हम फितरत मतलब जरूरत के हिसाब से चीजें चेंज कर देते हैं, जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का डेटा का इनपुट है, सेम आउटपुट देगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। अब ये एक एक कर मैं विशेषताएं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर की विशेषता की डेफिनेशन ही पूछे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता है या फिर नहीं है।
इसीलिए हर विशेषताओं के नाम जानना ठीक है। ये विशेषताएं ऐसी थी कि अगर किसी को नाम बता दिया तो वो अपने आप उसकी डेफिनेशन दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब तीन ऐसी विशेषता हैं जिनके नाम से डेफिनेशन याद तो आ जाती है, लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप कोई विशेषता लिखें या ना लिखें, तीन विशेषताओं को जरूर लिखिएगा। और उन तीन में सबसे पहले नंबर पर जो विशेषता है उसका नाम है डिलीजेंस। ये आप जरूर लिखिएगा। जो विशेषता आपको लिखने की जरूरत है उसका नाम डिलीजेंस है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो परिश्रम या परिश्रमी, जिसे हम लगन भी कहते हैं। अगर आप दूसरी विशेषता जो लिखने के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं उसका नाम है वर्सेटिलिटी, हिंदी में बोला जाता है बहुमुखी प्रतिभा। और तीसरे नंबर पे है रिलायबिलिटी, जिसे हम विश्वसनीयता कहते हैं, यानी विश्वास करने योग्य। एक एक कर तीनों विशेषताओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीजेंस की। पहले मैं समझाऊंगा फिर हम समराइज करेंगे। देखो, डिलीजेंस का मतलब है कि इंसानों के विपरीत, यानी कंप्यूटर को ना तो थकान होती है, ना ही उनका ध्यान भटकता है, ना ही वे थकते हैं। इस वजह से वे लंबे समय तक लगातार काम कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर में कोई थकान ना होने की वजह से वो कंटिन्यूटी फॉलो करता है वर्किंग के अंदर। ये तो रहा वो लैंग्वेज जो उस डेफिनेशन को डिफाइन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इसे लिखना कैसे है, या सरल भाषा में बोला जाए तो कैसे बोला जा सकता है। तो आप ऐसे समझिए कि डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि लाखों कार्य या कैलकुलेशन करने के लिए हमारा कंप्यूटर एक समान कंसिस्टेंसी, जिसे हम निरंतरता कहते हैं, और एक्यूरेसी डिफाइन करता है। यानी आप मिलियंस ऑफ टास्क दे दीजिए कंप्यूटर को, तो उन पे कार्य करने की जो क्षमता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि कार्य करने की जो निरंतरता और एक्यूरेसी है ना, वो सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो वर्क के आधार पे बदल जाए, उसे हम कहते हैं डिलीजेंस। यानी किसी यूजर ने कोई काम दिया तो उस पर जो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी डिफाइन करेगा, सेम दूसरे यूजर पे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक यूजर का काम बहुत आसान है तो उस पर कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी को लीक कर देगा, और दूसरे का काम थोड़ा डिफिकल्ट है तो उस पर कंटिन्यूटी या फिर हमारी एक्यूरेसी को बनाए रखेगा। तो डिलीजेंस में आप ये कह सकते हैं कि लाखों कार्य को करने के लिए कंप्यूटर सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी डिफाइन करता है। यानी डोंट फॉरगेट, आप लिखना चाहें और सिंपल तो डोंट फॉरगेट, यानी कंप्यूटर थकता नहीं है, ये है परिश्रमी। बाकी हिंदी में आप जो टर्म है उसके आधार पे खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर परिश्रमी बोला जा रहा है तो इसको मतलब मजदूर की तरह काम करने की क्षमता रखता है। दूसरी विशेषता जिसका नाम है वर्सेटिलिटी, हिंदी में बोला जाता है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी का मतलब ये होता है कि हमारा कंप्यूटर कई कार्यों को सेम समय पे कर सकता है, और सेम समय पे करने के साथ साथ वो सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, जिसे हम दक्षता कहते हैं, यानी वही एग्जांपल मैं डिफाइन करना चाहता हूं। जैसे आप बिजली का बिल भरते हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार आया तो उस रिश्तेदार का काम आप जल्दी कर देंगे, किसी दूसरे का काम के लिए आप घुमाएंगे। जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर के पास अगर कोई काम दिया तो उसकी जो इफिशियंसी और एक्यूरेसी वो सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के हिसाब से वो अपनी दक्षता को बदल दे, ऐसा
बिल्कुल भी नहीं करता है, समान ही दिखाएगा। इसीलिए अगर शॉर्ट वर्ड में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी और इफिशियंसी, यानी कोई कितने भी कार्य हो, एक्यूरेसी और इफिशियंसी समान ही रहेगी, बदली नहीं जाएगी। और लास्ट विशेषता जिसका नाम वर्सेटिलिटी है। वर्सेटिलिटी को समझना बहुत आसान है। कैसे? कि लगातार एक जैसा परफॉर्मेंस करने की वजह से वे बार बार दोहराए जाने वाले जटिल कामों को बहुत ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने कोई डेटा इनपुट कराया तो उसका एक आउटपुट मिलेगा। सेम डेटा इनपुट कराया, सेम आउटपुट आएगा। सेम डेटा इनपुट कराया, सेम आउटपुट आएगा। जबकि आपको पता है कि इंसान को अगर कोई काम दिया जाए, भाई कोई काम देते हैं तो स्टार्टिंग में मतलब जोर शोर से वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करता है, लेकिन सेम काम फिर दिया तो अगली बार उसकी जो दक्षता है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। यानी काम करने की जो क्षमता है, हो सकता है वो इसको आसान, जैसे हम इंसान है, कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आती है, लेकिन जैसे वो प्रैक्टिकल या रिदम बन जाता है तो उसे बहुत आसानी और जल्दी से कर देते हैं। जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में कोई डेटा दिया तो जितना प्रोसेस या जितनी एक्यूरेसी उसने उस डेटा पे पहली बार दिखाई थी तो हर बार वही दिखाएगा। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समान डेटा सेट है तो उसका जो परिणाम है ना वो सेम ही आएगा। यानी सेम टाइप ऑफ डेटा इनपुट, सेम रिजल्ट ऑफ आउटपुट, समान ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। तो ये वो विशेषताएं थी जिनको लिखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में जब इन विशेषताओं के क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में स्टूडेंट जरूर कंफ्यूज होते हैं। उसके पीछे रीजन है कि ऑप्शन में विशेषताओं के नाम ही रखे जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि डिलीजेंस क्या था, वर्सेटिलिटी या फिर रिलायबिलिटी क्या है, इस बात में कंफ्यूजन रहता है। बाकी जितनी विशेषताएं थी, चाहे वो स्पीड है, एक्यूरेसी है, मेमोरी है, आईक्यू है और हमारा ऑटोमेशन, ये ऐसी विशेषताएं, इनके नाम में डेफिनेशन है, हमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता नहीं है। तो लिखने के लिए विशेषताओं में 3 हैं, मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। बाकी पीडीएफ आपके सामने है, नोट्स भी हमने दिए हैं, तो जैसे जहाँ से लिखना चाहें, जो सरल लगा हो सकता है मैंने जो भाषा आपको बोल के समझाई है वो आपको सिंपल लग रही है, तो आप चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं एज अ कीवर्ड अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा दूसरा कंसेप्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब मैं चलता हूँ तीसरे कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। तीसरा कंसेप्ट है हमारा आज के वीडियो का, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास। क्या होता है कंप्यूटर का इतिहास? तो इतिहास के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो हिस्ट्री है ना, ये स्टूडेंट को सेल्फ रीड करना है अपने नोट्स से। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं ना, उनसे बस हिस्ट्री को एक बार पढ़ लीजिएगा, से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, अगर पढ़ लेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो कि सर हाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं आगे और अगले कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर 4 है, जिसका नाम है जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है ना, चलिए कमेंट बॉक्स में आ रहा है सर, बिल्कुल कर लेंगे। तो चौथा कंसेप्ट लिख लो, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कंप्यूटर की जनरेशन कितनी। तो सवाल का जवाब ये है कि 5 जनरेशन है, और पांचों जनरेशन को समझने के लिए हमने कुछ कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी के आधार पर समझेंगे कि हर जनरेशन में क्या कुछ हो रहा है, वो कैटेगराइज करेंगे तो आसान हो जाएगा। 5 जनरेशन है, पांचों को समझने के लिए हमने कुछ कीवर्ड बनाए हैं। जैसे हर जनरेशन का समय काल, एक टाइम एरा है जिसमें वो जनरेशन का हम लोग इन्वेंशन मानते हैं। दूसरा, जो जनरेशन है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी। तीसरा, कौन सी लैंग्वेज यूज करता है पर्टिकुलर जनरेशन में हमारा कंप्यूटर। मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी,
उस जनरेशन के डिवाइस की स्पीड क्या थी, और जो जनरेशन हम पढ़ेंगे उस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यानी डिवाइसेस हमारी इन्वेंट हुई थी, वो हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। यानी कंप्यूटर की जनरेशन को समझने के लिए 5 से 6 पॉइंटर जिन्हें हमें ध्यान रखना है। हर जनरेशन का समय काल का एक एरा डिफाइन करेंगे, कोई ईयर नहीं बताऊंगा कि इस ईयर में सेकंड जनरेशन, हम एक एरा रेंज के आधार पे देखेंगे पर्टिकुलर जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी आई, मेमोरी कौन सी, स्पीड क्या है, लैंग्वेज क्या है, या कौन कौन सी डिवाइस उस जनरेशन में इन्वेंट हुई। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक कर जनरेशन को लेता हूं और इन पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सबसे पहली जनरेशन हमारी जनरेशन नंबर 1 यानी फर्स्ट जनरेशन, शॉर्ट में से 1 GB कहते हैं, सॉरी 1 GB नहीं 1G। सबसे पहला कंसेप्ट कि टाइम पीरियड क्या है, समय काल क्या रहा। तो भाई नोट्स में आपको ये लिखा मिल जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर आपको 1946 या 1940 से लेकर 1956 तक आपको समय काल देखने के लिए मिल सकता है। कुछ 56 लिखते हैं, कुछ 55 लिखते हैं, अलग अलग सोर्स पर अलग अलग टाइम पीरियड मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन का ही हो गया, दूसरी जनरेशन का आप टाइम एरा बढ़ाएंगे तो 1956 से लेकर 1964 तक जाता है। थर्ड जनरेशन का जो एरा है 1965 से लेकर 1970 तक जाता है। अगर फोर्थ जनरेशन के एरा की बात करें 1971 से लेकर 1980 तक जाता है। और फिफ्थ जनरेशन का जो एरा है वो 1981 से लेकर प्रेजेंट या फ्यूचर तक माना जाता है। ये वो रेंज है जो टाइम साइकिल में डिफाइन होती है। आप अपनी नोटबुक में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है रेंज अलग भी मिल जाए, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अलग अलग सोर्स पे अलग अलग रेंज मिल जाती है। तो उम्मीद है कि जनरेशन में पहला कीवर्ड आपको समझ में आ गया, जिसका नाम है टाइम पीरियड, यानी समय काल क्या रहा उस पर्टिकुलर जनरेशन का, एक रेंज में। जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेंज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हिस्ट्री पर क्वेश्चन आता है या फिर उस जनरेशन के किसी ऐसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है जो जनरेशन से रिलेटेड है, तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं दूसरे टर्म पर, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। क्या है टेक्नोलॉजी? क्या है सर? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है। और हाँ, ये भी आप समझिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे, बिग साइज, वेरी बिग साइज, बहुत बड़े साइज में अवेलेबल होते थे। दूसरा है लैंग्वेज, और अगला है लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज हमारा फर्स्ट जनरेशन में यूज करता था कंप्यूटर। पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी कार्ड स्टोरेज के लिए कौन सा था, तो उसे हम पंच कार्ड, पेपर टैप और ड्रम मेमोरी को मानते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए यूज होती थी। फर्स्ट जनरेशन की स्पीड क्या थी सर? फर्स्ट जनरेशन की स्पीड थी मिली सेकेंड, यानी 10 की पावर आई थिंक -3 कहते हैं। कंप्यूटर्स यानी वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो फर्स्ट जनरेशन में इंपोर्टेंट या फिर इन्वेंट हुई थी, जिसमें कई नाम हैं। सबसे पहला नाम ENIAC कंप्यूटर का है, EDVAC कंप्यूटर है, यूनिवेक है, और IBM के 2 वर्जन है, 701 और 750। ये वो डिवाइसेस है जो फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट या फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज हो रही थी। अब जब मैं ये पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट के मन में डाउट आता है। क्या डाउट आता है उसे मैं अगली जनरेशन में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस जनरेशन को समराइज कर देता हूं। पहला टाइम पीरियड था जो 1940 से लेकर 1956 तक है। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब है, लैंग्वेज बाइंडी है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कह रहे हैं। मेमोरी की बात करें तो हमारा पेपर टैप, पंच कार्ड और ड्रम मेमोरी है। स्पीड मिली सेकेंड है। और डिवाइसेस की बात करें तो डिवाइसेस हमारी इंपॉर्टेंट है। अब इन डिवाइसेस के बारे में कुछ कीवर्ड हैं
जो मैं स्पेशली आपको नोट डाउन कराना चाहता हूँ स्पेशली। जैसे सबसे पहली डिवाइस है ENAC कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे JP एकार्ड और JW मॉची, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था। अगर हम दूसरी डिवाइस की बात करें EDVAC कंप्यूटर, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। अगर कोई पूछता है ना EDVAC कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी में आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन के इस कंप्यूटर को हम डिस्क्रीट का मतलब जानते हैं? मतलब EDVAC कंप्यूटर ये वो कंप्यूटर था जिसमें हमारा स्टोर स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इसी डिवाइस में इंट्रोड्यूस हुआ था। या जब हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो फर्स्ट पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो US में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा IBM के दो वर्जन हैं, इंटरनल बिजनेस मशीन इसे कहते हैं, IBM 701 और 750। ये जरूर याद रखिएगा, पहले डिवाइस नहीं पूछी जाती थी बट आज का ट्रेंड बना हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट जनरेशन का ऐसा कंप्यूटर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बैच यूज हुआ था। कोई पूछे ना कि पहली जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था, बैच। लेकिन बैच ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले के साथ साथ दूसरे जनरेशन में भी यूज हुआ था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को आप पहली जनरेशन के साथ साथ दूसरे से भी रिलेट करके रखिएगा। हम अलग से ये पॉइंट मतलब सेकंड जनरेशन में नहीं बताएंगे, मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं जाता हूं अगली जनरेशन की तरफ जिसका नाम है सेकंड जनरेशन। समय काल में आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूं तो अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 1956 से लेकर 1964 या 65 तक रेंज माना जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांजिस्टर है जो सेमीकंडक्टर मेमोरी पे काम करता है। लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है सेकेंड जनरेशन में। स्पीड की बात करें तो माइक्रो सेकेंड है यानी 10 की पावर -6 मानी जाती है। मेमोरी की बात करें तो सेकेंड जनरेशन मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टैप और मैग्नेट डिस्क का इन्वेंशन यानी उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सी डिवाइसेस इन्वेंट हुई थी, तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो इन्वेंट हैं वो देखो CD-SIC डिवाइस, हनीवेल और IBM का 7094 वर्जन सेकेंड जनरेशन में माना जाता है, और यूनिवैक का हमारा 1108। एक पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं, सेकंड और फर्स्ट दोनों जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। अब यहां पर एक सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में कि सर आपने पहले जनरेशन में बोला कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती है, सेकेंड जनरेशन में बोला सर ट्रांजिस्टर यूज होती है, ये है क्या, कैसे समझे कि ये वैक्यूम ट्यूब है एक ट्रांजिस्टर है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वैसे तो मैं हर टर्म को एक्सप्लेन करके चलूंगा विद द एग्जांपल। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये किया तो आप भूल गए या आपको ज्यादा समझ में नहीं आया, तो अगर आप खुद से उस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो एक सरल तरीका बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, गूगल ओपन करना। जैसे सपोज दैट आपको यही नहीं पता कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी दिखती कैसी है। हमने ये तो देख लिया कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे,
पावर भी बहुत लेते थे। तो लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब है कैसा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल ओपन करना है, मैं कर लेता हूं, और इसमें वैक्यूम ट्यूब बस लिख लीजिए। वैक्यूम ट्यूब लिख दो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, ये है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज समझ में नहीं आए, जैसे थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आपको कुछ नहीं लिखना, आईसी, ये आईसी है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसका डेफिनेशन, इमेज, एग्जांपल कुछ भी नहीं आ रहा, आप सीधा यूज कर सकते हैं। यस दीपिका, बहुत सही है, यही मैं चाहता हूं, जो चीज आपको समझ में नहीं आया ना, तुरंत गूगल कर लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूं, नोट क्या क्या करना है, वेद वही तो बता रहा हूं। अभी जनरेशन में क्या लिखना है वो मैं अभी बताऊंगा, बाकी तो मैं बता चुका हूं। जनरेशन में क्या लिखना है अभी उसको सुनिए, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं चलता हूं अगली जनरेशन की तरफ, जिसका नाम है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड हमें पता है 70 तक होता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, जो सिलिकॉन धातु से बना होता है। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थर्ड जनरेशन में, तो हाई लेवल लैंग्वेज, जिसकी कई एग्जांपल्स हैं, फोर्टन है, बेसिक है, कोबोल है, सी सी प्लस प्लस, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। मेमोरी की बात करें तो सेकंड जनरेशन की मेमोरी है, मैग्नेट टैब और डिस्क दोनों का यूज हुआ। स्पीड है नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड का मतलब 10⁻⁹। थर्ड जनरेशन में हमारे पास कौन कौन सी वो डिवाइस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है थर्ड जनरेशन में आईबीएम का 360 वाला जो वर्जन है ना, या 360 की जो सीरीज है ना, वो इन्वेंट हुई थी। साथ ही साथ में कुछ और भी डिवाइस है, जैसे पीडीपी, जिसे पर्सनल डेटा प्रोसेसर कहते हैं, और हनीवेल का 6000 वाली सीरीज पॉपुलर मानी जाती है। ये तो डिवाइसेस की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो आईसी है ना, थर्ड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है ना आईसी, वो हजारों यानी 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलके बनी होती है। कोई पूछे ना कि ये आईसी किससे बना है, तो हजारों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलके बना है। आईसी का इन्वेंशन किसने किया, तो जैक किल्वी नाम के साइंटिस्ट और नॉइस, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर आईसी को इन्वेंट किया। अच्छा ये तो ठीक है, समझ में आ गया। पहली जनरेशन और दूसरी दोनों में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, लेकिन जैसे ही थर्ड जनरेशन का एरा आया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइप है ना, वो दूसरे यूज होना स्टार्ट हो गए, जैसे रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग जानते हैं, नहीं जानते तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन की बात है। फोर्थ जनरेशन में जहां एरा है उसे हमने आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी हमने आगे बढ़ाई, थर्ड में आईसी थी, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिसे हम शॉर्ट में वीएलएसआई के नाम से भी जानते हैं। वी मतलब वेरी, एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इस वीएलएसआई या इनके कई वेरिएंट हैं, एक हमारा एसएसआई होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक एमएसआई होता है जिसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, एक होता है एलएसआई जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है। लैंग्वेज की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होना स्टार्ट हो गई थी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के कई एग्जांपल हैं, पर्ल, पीएचपी, रूबी और एक्सक्यूएल, ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जांपल माने जाते हैं। स्पीड की बात करें तो पीको सेकेंड मतलब 10⁻⁻12, और मेमोरी हमारी सेमी कंडक्टर मेमोरी मतलब बोला जाए तो रैम मेमोरी यूज होना स्टार्ट हो गई। डिवाइसेस की बात करें तो डिवाइसेस के नाम जैसे ही पढ़ेंगे आप, जैसे सीईडी,
स्टार, पीडीपी और क्रे। क्रे का मतलब सुपर कंप्यूटर। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी फोर्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर आया था। सुपर कंप्यूटर के अलावा अगर कोई पूछता है ना कि पीसी, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीसी का इन्वेंशन किस में हुआ, तो वो भी हमारे फोर्थ जनरेशन का ही नाम लेगा। कैसे? वो ऐसे, जब आप आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे पीसी का इन्वेंशन और सुपर, ये फोर्थ जनरेशन की ही कहानी है। अगर इंटरफेस की बात करें तो पहले सीयूआई तो चलता ही था, लेकिन जीयूआई इंटरफेस हमारा फोर्थ जनरेशन में ही इन्वेंट हुआ था। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं, फोर्थ जनरेशन में जो यूज होते हैं वो हैं टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये मैं मान सकता हूं कि कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपके लिए टोटली नए हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं भाई, मैंने शुरुआत कर रहा हूं। आगे जैसे जैसे जाएंगे, जैसे आपको ये नहीं पता होगा डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप हैं, तो जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा, वहां पे क्लियर होगा। अब चलते हैं लास्ट जनरेशन की तरफ, जिसका नाम है फिफ्थ। अगर हम एरा की बात करें, 1981 से लेकर हमारे आज तक का जो एरा है या फ्यूचर में जो एरा है, फिफ्थ जनरेशन का ही माना जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएलएसआई, जैसे फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर था जिसे हम वीएलएसआई कहते हैं, तो यहां पर यूएलएसआई आया। यू का मतलब अल्ट्रा होता है, एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, यानी एआई शॉर्ट में बोला जाए तो एआई बेस्ड है हमारी ये टेक्नोलॉजी। अगर कोई पूछता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज करता है ये फिफ्थ जनरेशन, तो वहां पे कहेंगे नेचुरल उप्स और ऑटोमेटिक कोड जनरेशन वाली लैंग्वेज का यूज करता है फिफ्थ जनरेशन। स्पीड हमारी पीको सेकेंडरी होती है, यानी 10 की पावर 12। मेमोरी की बात करें तो ऑप्टिकल और वर्चुअल मेमोरी हमारी इसी जनरेशन में आ गई थी। कंप्यूटर कोई पूछता है ना, तो लैपटॉप, पीसी, नोटबुक, अल्ट्रा क्रोम, ये सारी प्रेजेंट डिवाइसेस है जो आज हम यूज करते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन के ही है। कुछ कीवर्ड है फिफ्थ में, जैसे मरकरी एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है, जिसे प्योर लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओप्स, जिसे हम OPS 5 ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और लास्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब, प्रो का मतलब प्योर सॉरी प्रोग्रामिंग, और लॉग का मतलब लॉजिक। तो हो सकता है कि अभी मैंने जो जनरेशन बताई उसमें आपको थोड़ा सा मिस्टेक लगा हो, थोड़ा सा, कि सर कुछ आ रहा है, कुछ नया कुछ पुराना ऐसा चल रहा होगा। वो इसीलिए क्योंकि नया है। अब स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, सर इसे लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए आपको ये टेबल बनानी है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल आपको तैयार करनी है, इस टेबल में ही पूरी जानकारी है जो जनरेशन के बारे में मैंने पढ़ाया। सिर्फ इस टेबल में हमारे पास वो डिवाइसेस नहीं है जो इन्वेंट हुई थी, इनको अलग से नोट डाउन कर लेना है आपको कि फर्स्ट में कौन सी थी, सेकंड में कौन सी थी, थर्ड में कौन सी थी, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे और अगले कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट नंबर 5। क्या नाम है सर? नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यानी हमने कंप्यूटर समझ लिया, कंप्यूटर की विशेषताओं समझ ली, कंप्यूटर का इतिहास क्या है वो हम बाद में देख लेंगे एज अ नोट्स। कंप्यूटर इतिहास पढ़ा था तो वहीं से जनरेशन निकल के आई, वो पढ़ लिया। अब लास्ट मतलब अब जो बचता है उसका नाम है टाइप्स, यानी कंप्यूटर एक्चुअली में होता कितने प्रकार का है। तो कंप्यूटर के प्रकार डिफाइन करने के लिए हमने कैटेगरी बनाई है, और कैटेगरी में हमारे पास दो कैटेगरी है। पहला साइज के आधार पे कंप्यूटर, और दूसरा डेटा के आधार पे कंप्यूटर। यानी अगर कोई कंप्यूटर का टाइप पूछता है ना,
तो कंप्यूटर के टाइप को डिफाइन करने के लिए हमारा कंप्यूटर दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला, डेटा के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार अलग हैं और साइज के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार अलग हैं। अगर कोई पूछता है ना कि डेटा के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार का है, तो डेटा के आधार पे हमारा कंप्यूटर 3 प्रकार का है। पहला एनालॉग होता है, दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है बोथ। बोथ का मतलब इसमें एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये हाइब्रिड। यानी डेटा में 3 है, 3 में से 2 पढ़ने हैं, एनालॉग और डिजिटल। क्योंकि एनालॉग और डिजिटल दोनों पढ़ लिए, हाइब्रिड इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं स्क्रॉल करके बता देता हूं। ये नोट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आपको मैंने भेजे हैं। इनमें जनरेशन जैसी हो जाती हमारे, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर है जिसमें भाई डेटा के आधार पर कंप्यूटर हमारा 3 प्रकार का है। एनालॉग कंप्यूटर जिसके बारे में एक कंप्लीट पैराग्राफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इसके बारे में लिखा है, हाइब्रिड के बारे में भी लिखा है, हर कंप्यूटर के बारे में डिटेल दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बट मेरा काम है एक्सप्लेन करने का, उस पर मैं सीधा आ जाता हूँ। सबसे पहले डेटा वाले कंप्यूटर की ही बात कर ले, तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी में बताऊंगा, बट आप नोट्स की हेल्प लेके उस इंग्लिश की हिंदी लिख सकते हैं। क्या है सुनो भाई। सबसे पहला पॉइंट है कि डेटा के आधार पे कंप्यूटर हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जिसमें कांटा या फिर सुई का यूज हुआ। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप जैसे हमारे व्हीकल होते हैं, व्हीकल में कंप्यूटर दोनों प्रकार का यूज होता है, एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि भौतिकी इवेंट के लगातार बदलते पहलू को जो हमें रिप्रेजेंट करता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कांटा या सुई में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करे। क्या क्या डेटा हो सकता है, तो सुनो भाई। डेटा के आधार पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। स्पीड को जो रिप्रेजेंट करे, टेम्परेचर दिखाए, प्रेशर दिखाए, या फिर करंट का जो फ्लो जा रहा है ना, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो उसे हम आप कह सकते हैं कि इसमें सुई या कांटे का यूज होता है, सुई या कांटा। बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पीड। स्पीड के लिए आप अपनी 2 व्हीलर ले सकते हैं, 4 व्हीलर ले सकते हैं। भाई आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर में जो कांटे के द्वारा स्पीड बताई जाती है ना, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। टेम्परेचर जो बताता है। इसके अलावा अगर मैं टाइम की भी बात करूं, समय जो बताए, समय कौन बताता है सर? समय हमारी वॉच बताती है। वॉच में जो कांटे वाली वॉच होती है ना, उसमें जो कंसेप्ट यूज होता है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो एनालॉग कंप्यूटर का कंसेप्ट है। वहीं इसी के अपोजिट होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। क्या मतलब है इसका? डिजिटल का ये मतलब है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, या हमारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन पे काम करेगा। आप ऐसे कह सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं समझा देता हूं। देखो, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे कंप्यूटर में रॉ डेटा को हम इनपुट कराते हैं। रॉ डेटा को हमने इनपुट कराया, इस इनपुट डेटा पे सबसे पहले प्रोसेसिंग करी जाएगी। क्या करी जाएगी? सबसे पहले प्रोसेसिंग होगी। इसी प्रोसेसिंग को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसी प्रोसेसिंग को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी रॉ डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बनती है। डेटा की एक साइकिल है, मैं आपको वर्बली रूप से बता देता हूं। देखो,
सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है, इस डेटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब हम स्टोर करते हैं तो वो स्टोर इंफॉर्मेशन हमारी नॉलेज बन जाती है। क्या बन जाती है? नॉलेज, जैसे हम ज्ञान कहते हैं। और बहुत सारा नॉलेज अगर आ गया है, समझ जाना, वो विजडम यानी विवेक बन जाएगा, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं। ये डेटा का एक कंप्लीट प्रोसेस साइकिल है। अगर ये समझ लिया ना तो डेटा की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। मैं डिजिटल की बात कर रहा था, और डिजिटल में हमारे सामने रिप्रेजेंट भी है कि जो पूरा डेटा है उस पर प्रोसेस करने के बाद वैल्यू का, या जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उनका उपयोग करके जो प्रोसेस करता है और हमारी जानकारी को या हमारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, वो डिजिटल कंप्यूटर है। जिसके कई एग्जाम्पल है जो हमने एनालॉग में लिया, उसी का अपोजिट। जैसे टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए वॉच है, सुई होती है। और अगर डिजिटल की बात करें तो डेटा 0 1 में रिप्रेजेंट करती है, यानी बाइनरी फॉर्म में। पीसी है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, कैलकुलेटर है, और मल्टीपल डिजिटल क्लॉक है, जो हम एज अ डिजिटल कंप्यूटर में डिफाइन कर सकते हैं। बात आती हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो मैंने आपसे बोला था कि हाइब्रिड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पेट्रोल पंप। वैसे होते तो जीपीएस टाइप के कई और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन पेट्रोल पंप हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। पूछो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला, पेट्रोल का जो मेजरमेंट है ना वो एनालॉग, भाई लीटर में किया जाता है, वो एनालॉग है। और एनालॉग का जो मेजरमेंट करके हमारे सामने जो उस पर्टिकुलर पेट्रोल का जो मेजरमेंट है, मतलब कितने लीटर है वो, और उसे अमाउंट में कन्वर्ट होके जो रिप्रेजेंट करता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही है। तो हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पेट्रोल पंप सबसे बेहतरीन है। तो ये हो जाता है डेटा के आधार पे कंप्यूटर। अब आते हैं साइज के आधार पे कंप्यूटर। तो साइज के आधार पे जब कंप्यूटर के टाइप पूछे जाते हैं तो कई जगह आपको 4 मिल जाएंगे, लेकिन कई जगह आपको 5 भी मिल सकते हैं। कोई पूछे ना कि साइज के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार का है, तो कुछ बोलेंगे 4, कुछ बोलेंगे 5। बट मैं आपसे बोलूंगा कि 4 बोले 5 बोले फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 4 5 के जो नाम है वो पता होने चाहिए, बाकी पेपर में कैसे भी आए हमें टेंशन नहीं होगा। कौन कौन से कंप्यूटर हैं? साइज के आधार पे पहला कंप्यूटर माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा सुपर और पांचवा वर्क स्टेशन। ये 5 हैं। तो पहली बात तो इनके नाम पता होने चाहिए। दूसरी, इन कंप्यूटर की विशेषता, मतलब मिनी किसके लिए यूज किया जाता है, क्या विशेषता है इसकी, तो वो विशेषता मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर कोई पूछता है ना कि माइक्रो कंप्यूटर की क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता तो ये है कि ये सिंगल यूजर होता है, यानी एक समय में एक यूजर काम कर सकता है, वो है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा, ये हर चीज में कम, लेस का मतलब होता है कम, कम का मतलब इसमें स्टोरेज भी कम होगा, स्पीड भी कम होगी, यानी ये प्रोसेस हमारा स्लो ही करेगा। कोई भी वर्क देंगे ये काम करके आपको बहुत टाइम में देगा। ये तो माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता हो गई। अगर मिनी कंप्यूटर में जाएंगे तो मिनी की पहली विशेषता यह है कि मिनी हमारा मल्टी यूजर होता है और स्मॉल बिजनेस या फर्म के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्कूल और कंपनी में जो कंप्यूटर यूज करे जाते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम की बात करें तो मल्टी यूजर तो होता ही होता है, लेकिन ये बड़े लेवल पे, चाहे वो बड़े लेवल की फर्म हो या गवर्नमेंट एजेंसी हो, वहां पर इनका यूज किया जाता है। जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी या फिर यूनिवर्सिटी, बैंक में भी हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज होता है।
चौथे नंबर पे आता है सुपर। सुपर मतलब हर चीज में अच्छा। सुपर कंप्यूटर में अगर कोई डिफाइन देना मतलब डेफिनेशन देना चाहता तो ऐसे कह सकता है कि हर चीज में संपन्न। पहला, स्पीड बहुत फास्ट होती है, साइज में सबसे बड़ा होता है। यूज की बात करें तो मौसम की जानकारी, आज हम नेक्स्ट 10 डेज का रिजल्ट जान सकते हैं कि अगले 10 दिन मौसम क्या रहेगा। ये हमें इसी सुपर कंप्यूटर की वजह से पता चलता है। अगर आपको रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट सेंटर में सुपर कंप्यूटर ही होता है। लेकिन इसको सुपर कंप्यूटर की एक विशेषता ये भी है कि ये मल्टी यूजर पे काम करता है, सिंगल यूजर नहीं, एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क स्टेशन, जिसे हम पीसी या लैपटॉप कहते हैं। इसे हम माइक्रो कंप्यूटर का अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, माइक्रो का अपडेटेड वर्जन है। यानी ये जो हमारा स्टोरेज और स्पीड में फास्ट होता है लेकिन सिंगल यूजर है। ये माइक्रो कंप्यूटर का अपग्रेडेड वर्जन है हमारा पीसी या लैपटॉप, जिसे वर्क स्टेशन कहते हैं। तो यहां पर हो जाता है हमारे कंप्यूटर के दोनों टाइप, साइज और डेटा दोनों के आधार पर। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट कंसेप्ट बचता है, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यानी जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो कंप्यूटर बनाने के लिए कौन कौन से वो कंपोनेंट है जो प्राइमरी हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पैराग्राफ में लिखा था ना कि ऐसे कंपोनेंट है जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं बन सकता। तो उनमें हमने इन सभी कंपोनेंट का जिक्र किया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन है जो कंप्यूटर बनाने के लिए मैंडेटरी है, तो इनमें से किसी का नाम होना चाहिए। बाकी हर कंपोनेंट का क्या काम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले कंपोनेंट का नाम देख लीजिए, क्या क्या नाम है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। दूसरा है मदरबोर्ड, जिसे हम सर्किटरी बोर्ड के नाम से जानते हैं। तीसरा इनपुट डिवाइस है। चौथा आउटपुट डिवाइस है। पांचवा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी हैं। यानी अगर इन दोनों मेमोरी को मिला दिया जाए, जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं, तो ये कंपोनेंट के तौर पे 5 डिवाइस प्राइमरी आ जाएंगी। अगर मैं स्टोरेज डिवाइस को दोनों टाइप को अलग अलग कर दूं तो हमारे मेन कंपोनेंट 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? यानी अगर मेमोरी के दोनों टाइप को अगर हम एक साथ रख दें तो 5 कंपोनेंट प्राइमरी होते हैं। अगर अलग अलग रखें तो 6 कंपोनेंट हमारे लिए सबसे प्राइमरी होते हैं। अच्छा, काम क्या है इनका? तो प्रोसेसर, जैसे हम सीपीयू कह रहे हैं, ब्रेन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर कोई भी प्रोसेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हम रॉ डेटा जो होता है ना, रॉ डेटा, उसे इनपुट कराते हैं। तो रॉ डेटा इनपुट का मतलब है कि कंप्यूटर में कोई डेटा इंस्ट्रक्शन देना। अब देने का काम कौन करता है? तो देने का काम करता है हमारा इनपुट डिवाइस, यानी एंटर डेटा। डेटा की जो एंट्री करेगा कंप्यूटर में वो हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में एक नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है कीबोर्ड। मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस तो आपको बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो इनपुट डिवाइस की तौर पर हमें कीबोर्ड होना सबसे प्राइमरी है। बाकी इनपुट डिवाइस हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होना जरूरी है। आउटपुट की तरफ जाए तो आउटपुट का काम है रिजल्ट को शो करना, यानी जो प्रोसेस होके हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसे दिखाने का काम करता है आउटपुट। और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर डिवाइस का यूज करते हैं, इसीलिए मॉनिटर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है। यानी कंप्यूटर बनाएंगे तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस में मेमोरी सॉरी मॉनिटर होना जरूरी है। अगर आप मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में प्राइमरी है जिसमें रैम एग्जांपल रखा जाता है, और ये वो मेमोरी है जो वर्किंग में काम आती है, जिसे हम टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं और स्पीड में फास्ट होती है। अगर आप सेकेंडरी मेमोरी की बात करें जिसमें दो पॉपुलर एग्जांपल हैं, एचडीडी और एसएसडी, हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे कहते हैं।
इसका काम है डेटा को परमानेंट के साथ साथ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बहुत बड़ा स्टोरेज करना। ठीक है, मदरबोर्ड रह गया। मदरबोर्ड को हम सर्किटरी बोर्ड कह रहे थे। लिखा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं सब आपस में कनेक्ट है, तो उसका रीजन है मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड वो स्टेशन है जिस पे सारी गाड़ियां कनेक्ट होंगी। तो ये था हमारा छठवां कंसेप्ट जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो भाई स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर क्या है वो देखा, कंप्यूटर की विशेषताएं देखी, कंप्यूटर के इतिहास की बात करी, कंप्यूटर के इतिहास में ही हमारी जनरेशन निकली तो जनरेशन की बात करी। जनरेशन के बाद हमारे कंप्यूटर का टाइप आया, एक एक टाइप के बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर देखा। ये कंसेप्ट क्यों देखा, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर का प्लान क्या है वो ये कंसेप्ट बता रहा है। यानी हमारा कंप्यूटर इन 5 से 6 कंपोनेंट से बना है, तो इन कंपोनेंट के बारे में अगर मैंने डिटेल कर लिया तो कंप्यूटर बनने के लिए इन डिवाइसेस का दायित्व समझ में आ जाएगा और क्यों ये जरूरी है ये भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए अब जो आगे लेक्चर होगा उसमें हम इन्हीं कंपोनेंट को एक एक कर उठाएंगे और समझते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने ये कंपोनेंट सारे डिस्कस कर लिए, समझ जाना हमारे कंप्यूटर का पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया है जिसे हम हार्डवेयर कंसेप्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ही देखा था कंप्यूटर दो चीजों से मिलके बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ये कंपोनेंट है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैंने आज के वीडियो में 6 कंसेप्ट आपको दिए, 6 के 6 आपको समझ में आए होंगे। आगे की जर्नी क्या है वो समझ में आ गई। तो कमेंट बॉक्स में जो डाउट है वो मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं आपको आगे की जर्नी बताता हूँ कि आगे क्या करना है। क्रांति जी का मैसेज है, सर इनसे क्वेश्चन कैसे हैं? भाई थ्योरी तो होने दो, वैसे मैं समय समय पे याद दिलाता रहता हूँ कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे जनरेशन की बात करी वहां पे बताए थे, टाइप ऑफ कंप्यूटर में भी बताए थे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर भी वर्बली बता रहा हूँ, मैं लिखित में नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। आगे क्या होगा, आगे हम इन्हीं कंप्यूटर के कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, फिर मदरबोर्ड के बारे में, फिर इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे पढ़ते हुए चले जाएंगे और हमारे कंप्यूटर का सेशन या हमारा सिलेबस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब टास्क क्या है आपके लिए, सुनो भाई। जितना मैंने आपको लिखने के लिए जो कंसेप्ट दिए हैं कि ये तो आपको लिखना ही है, प्लीज आप नोट डाउन करते रहिएगा अगर आप चीजों को याद करने से बचना चाहती हैं तो। दूसरा, मैंने आगे बोला है कि मैं सीपीयू के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आप अपनी पीडीएफ को स्क्रॉल करके सीपीयू जहां पर लिखा हुआ है वहां से एक बार सीपीयू के बारे में रीड जरूर करके आना है, क्योंकि रीडिंग कर लेंगे तो कम से कम टर्म के नाम तो माइंड आपके माइंड मतलब नाम तो आपके माइंड में कम से कम रहेंगे। भाई उनका एक्सप्लेनेशन नया होगा लेकिन टर्म की जानकारी होगी आपके पास। चलिए, कहानी वही है कि आप, एक कहानी मतलब एक कहावत है कि बच्चे को बढ़िया नहलाया ढुलाया, बिल्कुल बढ़िया तिलक विलक कंगी वंगी अच्छी करी, धूल में फिर लौट गया। एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया कि सर इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। भाई जो लिख बता रहा हूं ना ये शॉर्ट नोट्स ही हैं, बाकी डिटेल के लिए तो आपके पास पीडीएफ है ना, ये वाली पीडीएफ देखो। हाइब्रिड को कितना डिटेल लिखा है, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कितना लिखा है ये देखो, मैंने कितना लिखाया है, तो मैंने शॉर्ट ही लिखाया है आपको। ये रहा माइक्रो कंप्यूटर।
देखो माइक्रो सिंगल यूजर होता है, कम होता है स्टोरेज में और स्पीड में, बस। बाकी कहानी इतनी बड़ी है जिसको पढ़नी है। ठीक है ना, जो मैं ये इस पीडीएफ में जो लिख लिख के लाया हूं ना, सेम वैसे ही टिप दीजिए आप, तो अपना दिमाग मत लगाओ, मैं नहीं लगवा रहा। ठीक है ना। तो आगे हम सीपीयू के बारे में यानी प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट डे सेम टाइम। ठीक है, तो अगर आपको देखो पहला सेशन है, हो सकता है किसी को बहुत कुछ नया लगाओ, किसी को कुछ नया लगाओ, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सब कुछ नया लगाओ। एक बार जितना बताया उसे नोट डाउन करना, फिर अपने पीडीएफ से उस चीज को रीड करना, और आगे आने वाले कंसेप्ट को भी रीड करके आना। इसके अलावा कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के साथ साथ नंबर भी है आप सभी के पास, सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे देता हूँ विराम। बाकी अगर कोई जानकारी है कुछ तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।